लास्ट हम पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अपन लोगों ने पढ़ लिया है ना, कैसे निकाला जाता है वो सारी चीजें आपने देख रहे। अगला है सिडविक। अगला हेडिंग डाल लीजिए सिडविक। अब सबसे पहले याद रखिएगा कि हम लोगों ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो सबका निकाल रखा है, लेकिन ये रूल जो है वो केवल और केवल मेटल कार्बोनेट्स पे लगता है। तो बोल सकते हैं ओनली एप्लीकेबल और मेटल कार्बोनेट्स। ओनली एप्लीकेबल ऑन मेटल कार्बोनेट्स। केवल मेटल कार्बोनेट पर ही सिडविक रूल काम करेगा, अदरवाइज आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्या एक स्टेटमेंट है इनका, पहले उसको लिख लेते हैं। According to this, if effective atomic number of metal carbonate compound is equal to atomic number of their nearest inert gas then it's follow effective atomic number rule and comparatively more stable। ये इसका डेफिनेशन। तो आराम से ज्यादा नोट करने की उसमें नहीं रहना, लिख लीजिए, फिर समझते हैं कि क्या कहानी इसने बोली। बुकलेट पे नहीं है ना, एक सवाल आता ही है यार, उसके लिए अपने को जवाब लगानी पड़ेगा। बाकी कैंडिडेट सो रहे हैं, एक सो रहा है। हाँ होता है।
देखो बात समझ लो, एग्जाम आगे होगा पीछे होगा इसमें तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, तुम अपना काम करते रहो, पढ़ते रहो आराम से। और क्लास आना जरूरी इसलिए बेटा, देखो जब तक बंद था तब तक ठीक था, लेकिन क्लास का मजा अलग ही है, सामने इंटरेक्शन है, तुम हमें देख पा रहे हो। ऑनलाइन वाले देख ही रहे थे, उसमें क्या होता है कई बार पूछना पड़ता है, कुछ चीजें ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको अगर आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ बच्चे को पता चलने वाला नहीं। अब जैसे इसी का जब हम पढ़ाएंगे, इसी में आगे आपको क्या कहते हैं आइसोमेरिज्म, तो वो तो बिना ऑनलाइन क्लास में किसी कीमत पे समझ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि सामने आपको चीजें दिखानी पड़ेगी। अब अगर बात करें तो लास्ट टर्म में क्या पढ़े थे और आज वाले में क्या कनेक्शन है। पहला, जो सेंट्रल मेटल आयन है उस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में हम सेंट्रल मेटल एटम के रिस्पेक्ट में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेते थे, और ये कहते थे वो सब पे लागू होता था जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे। वहां हमने बोला था कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जिनका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होगा अपने पीरियड में, पीरियड का मतलब क्या है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, उस पीरियड के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं अगर वो अपने पीरियड की इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा स्टेबल हो सकते थे। सिडविक ने कहा कि ये चीज मेटल कार्बोनिल पे 100% लागू होती है कि अगर मेटल कार्बोनिल में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ जाता है तो वो कंपैरेटिवली बाकी मेटल कार्बोनिल से क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेबल। लेकिन याद रखिएगा ये चीज लागू कब होगी, ये केवल तब लागू होगी जब सेंट्रल मेटल एटम सेम हो। बात समझ में आ रही है? तो नीचे लिख लीजिएगा कि सेंट्रल मेटल एटम, स्टार्ट करके लिखिएगा सेंट्रल मेटल एटम शुड बी सेम, सेंट्रल मेटल एटम शुड बी सेम। क्लियर है? अब यार कैसे इसको यूज करें। मान लीजिए आपके पास है Mn CO का होल 5, लिखिए कॉम्प्लेक्स Mn CO का होल 5, और इसी का एक और कंपाउंड लिख दे रहे सेंट्रल मेटल एटम को सेम करते हुए Mn CO का होल 5 और ब्रैकेट के ऊपर माइनस। मान लीजिए पेपर में पूछा गया कि भाई इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना पड़ेगा। अब अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो मैं इतना बता सकता हूं कि एटॉमिक नंबर जो होता है Mn का वो है 25, कितना है 25 है। अब अगर हम इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर निकालें तो क्या क्या था बताइए जरा। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर यहां कितना है 25, और बात की जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर की, तो मेटल कार्बोनिल में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0, तो जो चीज घटानी है वो क्या हुई 0, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या यहाँ पे 5 मोनोडेंटेट लिगेंड लगे होंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 5, यानी 2 इंटू 5, यही तो होगा। तो यहां से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है 35। बना लीजिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया 35। क्लियर है यार, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी भी चीज का अगर सेंट्रल मेटल एटम का अपने को क्या निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो इसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यहां निकालते हैं Mn के लिए, तो जब हम यहां इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल रहे होंगे तो एटॉमिक नंबर हमारा 25 होगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर करें
अब कार्बन मोनोऑक्साइड के रिस्पेक्ट में तो 0 होता है चार्ज, बोलो। तो जो ये -1 लिखा है ये बेसिकली किसके ऊपर, Mn के ऊपर। बताया गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो सकता है। तो अगर माइनस है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में क्या लिखा जाए, -1 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि 5 ही लिखा जाएगा यार। तो यहां से अगर हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा, 36। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब यार अगर मैं तुमसे कहूं कि जो Mn ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो आप कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कहां से होगा, 4th पीरियड से। तो अगर 4th पीरियड का है ये, तो 4th पीरियड की इनर्ट गैस कौन सी होगी, स्टार्ट कर लीजिए। हीलियम पहला पीरियड, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, यही तो होगा। तो इसका मतलब है इसकी इनर्ट गैस कौन सी होगी, क्रिप्टन। और क्रिप्टन अगर है तो एटॉमिक नंबर क्रिप्टन का कितना होगा, 36 होता है। तो क्या इन दोनों की अगर कंपैरिजन की जाए तो मैं बोल सकता hूं कि ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, बोलो भैया। तो थ्योरी क्या कहती है, सिद्विक रूल, कि अगर कोई भी कंपाउंड अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को कॉम्प्लेक्स में अचीव कर लेता है और वो मेटल कार्बोनिल है, इंपॉर्टेंट बात है वो क्या होना चाहिए, मेटल कार्बोनिल। और अगर वो मेटल कार्बोनिल है तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, MnCO का होल 5-1 इज मोर स्टेबल देन MnCO का होल। क्लियर बात। तो पेपर में कभी कंपैरिजन आएगा तो आप कर पाएंगे। तो लास्ट में मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूं, इसका मतलब है कि MnCO का होल 5 जो है वो लेस स्टेबल है, MnCO का होल 5 -1 से। ये हमारा क्या हुआ, स्टेबिलिटी और अच्छा एक बात मुझे बता दो, जिसने भी नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया है उसने क्या सिडविक रूल को फॉलो किया है। और सिडविक रूल जो बेसिकली है वो किस रूल पे डिपेंडेंसी है उसकी, ईएएल रूल पर। तो क्या अगर कल को पूछा जाए कि इन दोनों में कौन ईएएल रूल को फॉलो करता है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो कंपाउंड है वो किसको फॉलो करेगा, ईएएल रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। और ये कंपाउंड जो है वो ईएएल रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक बात। इसी में दोस्त अगला सवाल है और ये आपको करना है, NiCO का होल, NiCO का होल को, और आपको बताना है कि ये ईएएल रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? निकेल का एटॉमिक नंबर 28 लेके काम कर रहा है।
निकला भैया? क्या निकला? ईएएन रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा? अब एक बात बता दो, ये तो रट्टा मार लेना है कि कार्बोनिल पे चार्ज 0 होता है, तो अगर कोई पूछेगा तो निकेल के रिस्पेक्ट में दो बातें यहां कर सकते हैं। पहला, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं होगा इसकी वजह से। दूसरा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या 4 मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है क्या होता है, जो लिगेंड लगे मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, तो 4 लिगेंड है और डेंसिटी क्या है? 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 4। अब ये बताओ, अगर मैं इसके लिए निकालूंगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो निकेल का एटॉमिक नंबर जो है वो 28 है या 27 है? 28 है, बोलो यार। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, 3D सीरीज है। 21 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर होता है, इतना आपको याद होना चाहिए। तो यहां क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन। तो अगर बात करेंगे तो EAN की वैल्यू कितनी आ रही है? 36। तो मैं बोल सकता हूं कि NiCO का होल 4 EAN रूल को क्या करता है? फॉलो करता है। मतलब ये टॉपिक ऐसा है, एक सवाल इस पे आपका बनता है और आता है। मैं सारे तरीके बता दूंगा और जितना बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं इतना बोल सकता हूं कि अब एक भी सवाल मत लगाइए तो भी आपका काम नहीं, लेकिन आप लगा लीजिए। हाँ नहीं, ये बोलने में बड़ा दिक्कत होती है ना कि फिर अगला सवाल इन पे बनता है क्या? मान लीजिए आपको एक मेटल कार्बोनिल दे दिया गया और उसने बता दिया आपको कि ये क्या फॉलो करता है? EAN रूल को फॉलो करता है। तो X की वैल्यू आपको निकालनी, ठीक बात। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है तो क्रोमियम जो है वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ जाएगा। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो क्रोमियम है वो, फिर से मैं बोलूंगा, कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 4th पीरियड का। बोलो यार, इसके रिस्पेक्ट में नियरेस्ट इनर्ट गैस जो आपकी होगी वो क्या है? अभी भी क्रिप्टन है। और कितना आना चाहिए? EAN 36। यही तो बात है। तो पहले तो क्लियर होना चाहिए कि सवाल में आप क्या करने जा रहे हैं, ठीक बात। अब यार अगर हम यहां बात करें तो सिर्फ मुझे इतना बताइए कि जब मैं इसके लिए लिखूंगा तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 24, कितना है? 24। तो जब मैं इसके लिए लिखूंगा कि ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है तो 4th पीरियड है तो EAN 36 आना चाहिए। यानी इस बार हम EAN निकालेंगे नहीं बल्कि लिख देंगे कि 36। बोलो भैया। अब स्टार्ट जब करेंगे तो एटॉमिक नंबर यानी कि 24, ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बोनिल है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 ही होगा। तो इसका मतलब है माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते थे। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि CO जितने लगे हैं क्या यही इसके कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे? X इनटू 1 लिखा जाएगा, यानी लिगेंड्स मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, और CO कार्बोनिल की डेंसिटी 1 होती है। तो इसका मतलब है यहां जब 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे तो क्या X लिखेंगे यहां से। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो X है वो कितना आएगा? क्या 6 आ रहा है? बोलो बेटा। तो X अगर 6 आया तो इसका मतलब है आंसर आपका 6 हो गया और आपका कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा? CrCO का होल। दो चीजें पूछी जा सकती हैं, या तो कंपाउंड पूछ लेगा और या आपसे पूछ लेगा कि X की वैल्यू वहां पर। अगला सवाल आपके हवाले है।
इस बार लिया गया है Fe। सेम क्वेश्चन, इफ FeCO का होल 6 फॉलो EAN रूल फाइंड X। दिमाग क्या लगाओगे तो आ जाएगा। बोलो भैया। अब बेसिक सी बात है, क्या आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। कितना होता है? 26। और आयरन भी क्या इसी सीरीज का एलिमेंट है, यानी कि उसको भी नियरेस्ट इनर्ट गैस यानी 36 के बराबर होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जब हम इसका ये निकालेंगे तो पहले ही 36 के बराबर कर देंगे। एटॉमिक नंबर रखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा क्योंकि कार्बोनिल में मौजूद है, और प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या x ही माना जाएगा। बोलो। तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो x बराबर आपका कितना आएगा? 5 आएगा। यानी कि जो आपका कंपाउंड होगा वो देखने में कैसा लगेगा? FeCO का होल। तो ये पहले 2 पार्ट है जिन पे सवाल आता है और उसके हिसाब से हम लोग बात यहां पर करते हैं। इसके बाद अगली बात है, तो यहां पे कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब सुनिएगा, पहले बात सुन लेते हैं फिर लेते हैं। कहा गया अगर आपका मेटल कार्बोनिल EAN रूल को फॉलो नहीं कर यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर नहीं, तो बोला गया ऐसे मेटल कार्बोनिल स्टेबिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं? पहला या तो डाइमराइज हो सकते हैं यानी कि जो है उसके डबल हो जाए, और दूसरा है वो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज का मतलब अपने से इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कितने? एक। क्लियर है? तो मैं बोलूंगा कि इफ मेटल कार्बोनिल्स doesn't follow EAN rule, it may be dimerizes or एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, बाय लॉस और गेन, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन निकाले या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर। फॉर स्टेबिलिटी, और ये सारा काम वो लोग किस लिए कर रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं। यहां से एक बहुत बेहतरीन चीज आपकी समझ में आएगी और एक फिर से एक नया सवाल क्रिएट हो गया। क्या बोला गया है? अगर मेटल कार्बोनिल है और वो EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो डाइमराइज भी हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज भी। ठीक बात। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आपने तो बड़ी आसानी से लिख दिया यहां पर,
पहला टर्म कि वो क्या हो सकते हैं, डाइमराइज, और दूसरा टर्म लिख दिया कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज। लेकिन आप हमें ये बताइए कि हम कैसे समझेंगे कि कब डाइमराइज होगा और कब इलेक्ट्रॉन निकलेगा या इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये कहा गया कि इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्या अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, तो ऐसी सिचुएशन में मेटल कार्बोनिल कभी डाइमराइज नहीं होता, नेवर डाइमराइज। मतलब अगर मेटल कार्बोनेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो फिर आपके पास क्या चारा बचेगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर 6 से कम है तो फिर वहां पर आप उसे डाइमराइज करके देखें। क्लियर है? अगर मुझसे कोई पूछे कि ये बताओ तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ये काम तो वो लोग इसीलिए कर रहे हैं ना कि उस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के करीब आ जाए, तो मुझे सिर्फ ये बता दो कि अगर तुम्हारे पास दो चारे हो कि तुम्हें डाइमराइज करना हो और इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करना, जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं वहां दोनों हो सकते हैं, तो तुम पहले क्या करोगे? क्योंकि डाइमराइज कराने पे मॉलिक्यूल ही रहता है, अरे बोलो ना यार। लेकिन इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कराने पे अगर इलेक्ट्रॉन निकाले तो पॉजिटिव चार्ज यानी आयन आया, और इलेक्ट्रॉन दिए तो निगेटिव चार्ज यानी आयन आया। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन देने या लेने पर बनता आयन है, तो स्टेबिलिटी आयन और मॉलिक्यूल में किसकी ज्यादा हो, मॉलिक्यूल की। तो इसलिए डाइमराइजेशन जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। मामला समझ में आ रहा है? अच्छे से अच्छा सवाल भी निकल जाएगा। क्लियर है बात? तो मैं बोल सकता हूं क्या कि अगर इफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 5, एक एग्जांपल के रूप में, तो उस समय आप याद रखिएगा कि डाइमराइजेशन लीड करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर। डाइमराइजेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पे क्या करेगा, लीड करेगा, यानी पहला प्रेफरेंस क्या होगा उस समय, डाइमराइजेशन। क्लियर है बात? लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और मेटल कार्बोनेट डाइमराइज नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इस समय हमको केवल और केवल क्या देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखना पड़ेगा। इतने में 2-4 साल तक के पेपर आपके निकलते हैं। मतलब कंप्लीट बात है, आधी अधूरी बात नहीं है कि आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो चीज आप पढ़ने जाएंगे आप बता पाएंगे कि हाँ ये चीज सही है। अच्छा, ये सारा काम इसलिए हो रहा है, किसके लिए, फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को अगर वो फॉलो कर गया तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के करीब है। क्योंकि उतारते भी रहिए और समझते भी, वरना सुबह उठ के आने का कोई मतलब बनता नहीं है ना। जो नहीं आए हैं उनके बीच में कुछ तो डिफरेंस क्रिएट करो। MnCO का होलसेल्स, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों नहीं ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता। अभी हम भी उठ के आए, हमारे लिए सबसे आसान क्या होगा, लोअर टी शर्ट पहन के सुबह ऊपर चले गए, ब्रेड नाश्ता खाते जाते, तुमको पढ़ाते जाते आराम से। उससे अच्छा क्या हो सकता है? यहां पर सबसे पहले मुझे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, जल्दी से। यहां पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ये बताइए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते तो क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर जो 0 ही है यहां पर, और +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यहां पर, क्योंकि 6 मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं। तो यहां से अगर हम निकालते तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना, 7। बोलो अब मुझे ये बताओ, ज्यादातर तुमको जो एलिमेंट मिलेंगे वो 4th पीरियड वाले ही मिलेंगे।
तो इसको क्या बनना चाहिए 36, है कितना 37। तो पहले सिर्फ इतना बता दो कि अगर 37 से 36 जाना है, 37 से 36 जाना है, तो क्या इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज यहां पर करना पड़ेगा? ठीक बात है। इलेक्ट्रॉन निकालोगे या इलेक्ट्रॉन दोगे? निकालोगे। तो माइनस इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हो कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ पे। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो ये क्या बन जाएगा? MnCO का होल 6 और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? अब यहां दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है। एक बात तो पता है ना कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब 37 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे। एक अगर निकाल दिया है तो इसका मतलब है कि अब आपका जो EAN है वो कितना हो गया? 36। यानी कि इसने EAN रूल को फॉलो कर लिया। ठीक बात। तो अगर फॉलो किया है तो इससे इसकी स्टेबिलिटी जो है वो पहले से क्या हो गई होगी? ज्यादा। तो यानी कि ये क्या होगा? अपने साथी मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल बना। क्लियर है बात? तो पहला सवाल अगर आपके सामने आता है कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो क्या MnCO का होल 6 माइनस जो है उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी? ज्यादा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां तक क्लियर है सब? छापो मत, पहले देख। यहां तक क्लियर है मामला? अब मुझे ये बताओ, अगर ये स्टेबल है तो क्या ये आदमी हमेशा इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही मजा लेगा? अरे इसको तो मालूम है ना कि 37 है तो मन स्टेबल है, तो इसका मतलब है कि इसको क्या होगा कि हमेशा मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा। अब मुझे ये बताइए कि अगर कल को मुझसे पूछा जाए कि MnCO का होल 6 एक्ट एज अ, तो ये बताइए जो खुद इलेक्ट्रॉन निकालता है, जो खुद इलेक्ट्रॉन निकालता है उसका क्या हो रहा होता है? ऑक्सीडेशन। बोलो भैया। तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि MnCO का होल 6 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? ये अगला सवाल आ सकता है जिसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछा जा सकता है। मामला समझ में आ रहा है? आप छाप लो आराम से। यानी आपको पता भी चलना चाहिए कि आप थ्योरी में अगर पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं। तो आज की जो बोर्ड है, इस बोर्ड में क्या क्या लिखा हुआ है? पहला तो सिडविक रूल जो है वो मेटल कार्बोनिल पे लागू होता है। वो मेटल कार्बोनिल जो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ले आते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो स्टेबिलिटी के लिए है। उसके बाद आपने ये पढ़ा कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। फिर आपने बोला कि यार जो लोग फॉलो नहीं कर पा रहे, अब यहां से हम कंपाउंड को भी बता पाएंगे x की वैल्यू। उसके बाद आपने बोला जो लोग फॉलो नहीं कर पाते वो या तो डाइमराइज हो जाते हैं और या इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हैं, उससे वो अपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को ले आते हैं वहां पर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर। फिर सवाल ये आया कि कब मानेंगे डाइमराइज होगा और कब मानेंगे कि एक्सचेंज होगा। तो बोला गया अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऐसे मेटल कार्बोनिल कभी डाइमराइज नहीं होते, यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ही करेंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन निकाल के आओ या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आओ, लेकिन उस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बराबर आओ जो इनर्ट गैस का है।
उसके बाद अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो डाइमराइज भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी कर सकते हैं। वहां कंफ्यूजन ये क्रिएट होगा कि भाई साहब हम किसको प्रायोरिटी दें, तो बोला गया कि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज तो आखिरी पड़ाव है क्योंकि उसमें आयन बनता है। अगर डाइमराइज करेंगे तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ही रहेगा, यानी डाइमराइजेशन का प्रोसेस जो है वो ज्यादा अच्छा माना गया विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने जब देख लिया कि MnCO का होल 6 MnCO का होल 6 प्लस बनाकर उस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि MnCO का होल 6 हमेशा इलेक्ट्रॉन को निकालने के बारे में सोचेगा। बोलो यार, तो जो इलेक्ट्रॉन को निकालता है उसका खुद का क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी वो दूसरे के लिए हमेशा कैसे काम करेगा? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला VCO का होल 6 वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम का 22, तो वेनेडियम का क्या हुआ? 23। बोलो यार, तो यहां की पहली बात तो ये इनके लिए लिख दें, तो भाई साहब वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है और वेनेडियम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? लिगेंड लगे 6 और सबके सब मोनोडेंटेट है यानी कि 6 होगा। ठीक बात, क्योंकि मेटल कार्बोनिल है इसलिए वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। तो इसके लिए अगर मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालूंगा EAN, तो क्या एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यही करना पड़ेगा। तो यहां से अगर हम EAN निकालते हैं तो कितना आया? 35। बोलो भैया, अब 35 आया है, लेकिन ये 4th पीरियड का एलिमेंट है, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो 36 के लिए आता है। इसका मतलब इसे 35 से क्या होना है? 36 होना है। तो अगर भाई साहब इसको 35 से 36 जाना है, से 36 जाना है, सुन लीजिएगा, पेपर में बेसिक सवाल आता है। तो पहली बात मुझे बता दो, इधर 35 से अगर 36 जाना है तो दो तरीके हैं, डाइमराइजेशन और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। कौन सा प्रोसेस अपनाऊं? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कभी भी डाइमराइज नहीं होते, तो इसका मतलब प्रोसेस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। पहली बात तो ये होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है तो इलेक्ट्रॉन निकाल के 36 पहुंचोगे या इलेक्ट्रॉन दे के 36 पहुंचोगे? इलेक्ट्रॉन को देकर। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या प्लस इलेक्ट्रॉन लिख दे आप? तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इस पे चार्ज क्या -1 आ जाएगा? बोलो भैया, अब ये बताओ 35 से कहां पहुंच गया? 36। तो इसकी सीधी सी बात है कि इसकी स्टेबिलिटी जो है वो पहले से क्या हो गई है? ज्यादा। तो मैं बोलूंगा स्टेबिलिटी इंक्रीज कर। तो अब अगर पूछा जाए कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो जवाब होगा VCO का होल 6 से ज्यादा स्टेबल होगा VCO का होल 6 -1। ये इनकी स्टेबिलिटी हुई। क्योंकि EAN रूल को फॉलो करते हैं। अगली कहानी क्या पूछी जाएगी कि ठीक है भाई ये स्टेबल तो हो गया है, लास्ट टर्म जो हम लोग लिखते हैं वो क्या कि VCO का होल 6 एक्ट एज अ, किसकी तरीके एक्ट करेगा? तो आप ये बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसका हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। बोलो भाई, उसका हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। तो जो खुद रिड्यूस होगा वो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो इसका मतलब है ये हमेशा किसकी तरीके काम करेंगे? एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी इस पूरे बोर्ड में अगर बात की जाए तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बता सकते हैं, मेटल कार्बोनिल की स्टेबिलिटी बता सकते हैं, मेटल कार्बोनिल में जो कार्बोनिल है वो कितनी बार लगा है ये भी यहां पर बताया जा सकता है।
क्लियर है बात? और कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर डाइमराइज होगा या कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर वाला मेटल कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा, आप यहां बताने की स्थिति में। अच्छा, टेस्ट तुम्हारा आज जो है वो 3 बजे से है, रिडॉक्स रिएक्शन का, है ना? तो टेस्ट देना, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है वो ये ना सोचे। और टेस्ट मैं इसीलिए टेस्ट का जो टाइम है वो 1 दिन का रखता हूं। 1 दिन का इसलिए कि मान लो किसी बच्चे ने कहा सर हमारा रिडॉक्स अभी पूरा नहीं, तो भाई 3-4 घंटा बैठ के तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास पढ़ा हुआ है पूरा उसमें लेक्चर, आराम से तुम पढ़ लो और पढ़ के उसके बाद टेस्ट दे। और इन टेस्टों में देखो कोई कोर्स नहीं, हम अपने हिसाब से टेस्ट डालेंगे। वो इसलिए कि तुम्हें कितना याद है, क्योंकि 8 या 10 सवालों के लिए कोई अलग से तैयारी करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, आंसर देखा करो। और मैंने तुमको जो बताया था एक कॉपी बनवाई थी, उस कॉपी में उन सवालों को लिखते रहो, तो जब लास्ट में एग्जाम का टाइम आएगा तो आप कम से कम उन्हीं सवालों को देख लेंगे, बस वही केमिस्ट्री है आपकी। नहीं समझे? कॉपी तो तुमने बना ली होगी, अब जो टेस्ट है उसमें जो सॉल्यूशन है वो तुम्हें हमसे पूछने आना पड़ेगा। जिस सवाल का आपको नहीं मतलब पता है, लग रहा है कि इसका आंसर ये क्यों आया, आप आइए हमसे पूछिए, हम बताएंगे। हटाए जाए। अब यार कुछ डाइमराइजेशन वाले भी पढ़ लेते हैं। तो एक बात तो तय है क्या, अब इसमें मान लो एक सवाल आ गया, मालूम है? अब मतलब जितना भी हमने क्या बोला उसके बाद आपको सवाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप थोड़े से बुद्धिमान। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल टू फॉलो EAN रूल फॉर्म डाइमराइजेशन या फॉर्म डाइमर, तो वहां पे अगर आपको 4 मेटल कार्बोनिल दिए होंगे तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि उसमें से आंसर जो होगा वो कभी भी जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो नहीं जाएंगे। अरे बोलो ना यार, तो वो ऑप्शन तो निकल जाएंगे। अब 5 वाले में तुमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा है, या 4 वाला कल को आया तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा है जो डाइमर बना के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो भी कर। दोनों बातें चलेंगी ना। तो इसीलिए अगला है कि अगर मान लीजिए हमारे पास आता है MnCO का होल, क्या है? MnCO का होल। तो यहां पर अगर मैं इसके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालूं, इतने समझदार आप हो गए कि Mn का एटॉमिक नंबर 25 है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और इसके रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, यानी 2 गुणे 5। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है? 35, है ना? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? 35। अब 35 है, 2 ऑप्शन है, मतलब मैं आपके सारे कंफ्यूजन लेके चल रहा हूं यहां। आप कहेंगे सर 35 से 36 जाना है तो एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दो, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी हमारे पास है और डाइमराइजेशन भी हमारे पास है। तो मैं ये कहूंगा कि आप कौन से वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? डाइमराइजेशन। बोलो यार। तो इसका मतलब है हम यहां पे क्या कराने जा रहे हैं? डाइमराइजेशन। तो जब आप इनका डाइमराइजेशन कराएंगे तो ये दुगने हो जाएंगे। तो लिखने का तरीका ये है कि इनको लिखा जाता है Mn2 और CO का होल 10। ये है डाइमर। क्लियर है? यहां मैं लिख दे रहा हूं कि जैसे ये डाइमराइज होगा वैसे ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 36। अभी मैं आपको निकाल के दिखा भी दूंगा कि 36 इलेक्ट्रॉन
पर एमएन के रिस्पेक्ट में होने चाहिए। क्लियर है? पहले इतना बना लीजिए। तो अगर ये हो गया है तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, इसमें एक और बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो भाई साहब फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कभी नहीं पूछा जाएगा। बोलो यार। तो कल को अगर पूछ ले कि विच वन कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, तो जितने भी मेटल कार्बोनेट में आपको न्यूट्रल वाले दिए हैं वो कभी भी इस तरीके से काम नहीं करेंगे। लेकिन कौन से वाले, जो डाइमर फॉर्म कर रहे हैं। बोलो यार। यानी जिन मेटल कार्बोनेट का डाइमर बन जाएगा, पेपर में ये नहीं देगा, डाइमर देख के तो साले तुम जान ही जाओगे कि ये इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं हुआ। वो सवाल में क्या पूछेगा कि MnCO का होल 5 है, अब बताओ जरा क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके काम करेगा? जवाब है नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके काम करेगा? नहीं। EAN रूल फॉलो करता है? नहीं। तो बोले फिर EAN रूल कैसे फॉलो करेगा? बोले फॉर डाइमराइजेशन, यानी ये क्या बनाता है? डाइमर। मामला क्लियर है? तो अगर मैं बात कर लूं स्टेबिलिटी, तो लिख देता हूं स्टेबिलिटी के लिए MnCO का होल 5 जो है, इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कम होगी विद रिस्पेक्ट टू Mn2CO का होल 10। ये तो पहले। चले, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो Mn2CO का होल 10 है, यानी कि जो डाइमर बना है, ये क्या है? डाइमर है। इस डाइमर का स्ट्रक्चर देखने में कैसा होगा, कैसे 36 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा Mn ये सारे बॉन्ड कोऑर्डिनेट होंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं, यही होगा। और जो लिगेंड है अपने पास वो कौन है? कार्बन मोनो ऑक्साइड। अच्छा, सी की तरफ से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देता तो कार्बन ही है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन नहीं देता। ये है, यही तो होगा। ये अकेला था MnCO का होल 5, ये अकेला था MnCO का होल 5। अब आपको अगर याद आएगा तो केमिकल बॉन्डिंग याद आना चाहिए। क्या वहां मैंने पढ़ाया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट ये होते हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? यानी अगर कल को पूछा जाए कि ये जो डाइमराइज हो रहे हैं, डाइमर फॉर्म बनाते समय कौन सा बॉन्ड है जो इनके बीच में काम कर रहा है, तो जवाब क्या होगा? डेल्टा। क्लियर है? अब यार इलेक्ट्रॉनों की गिनती कर लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूं टोटल इलेक्ट्रॉन बाय मेटल Mn के रिस्पेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? तो क्या Mn का एटॉमिक नंबर 25 है और Mn कितनी बार दिया है? 2 बार। तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे 25, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आए? 50। क्लियर है? इसके बाद बोला गया टोटल इलेक्ट्रॉन बाय लिगेंड्स। तो लिगेंड्स अपने पास 10 है, बोलो यार। और सारे लिगेंड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। तो 10 गुणे 2 यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन।
बोलो भाई। इसके बाद तीसरी चीज है यहाँ क्या बन रहा है, डेल्टा बॉन्ड। तो अगर हम बात करेंगे डेल्टा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, तो बॉन्ड बन रहा है यानी इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। तो डेल्टा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अगर हम ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की बात करें, टोटल इलेक्ट्रॉन अराउंड 2 mn, क्यों भैया, mn तो 2 है ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अराउंड 2 mn। तो क्या उनकी संख्या कितनी आई, 70। तो इलेक्ट्रॉन अराउंड पर mn, दिस इज आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। वो निकालना पड़ेगा तो 72/2 यानी कि 36। मामला पकड़ में आ रहा है, ध्यान रखिए। अच्छा, बहुत इसके अंदर मत चले जाइएगा कि डेल्टा इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला है, वो उसमें नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और ये कर लीजिए। फिर इसके बाद अगला जो आ सकता है पेपर में वो मैं करा दूंगा। इसके बाद CO का होल। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहला वाला CO कोबाल्ट है और दूसरा वाला कार्बन है, यानी एक मेटल है और एक लिगेंड है। इसके अंदर की बात है, अगर मेरे को पूछ ली जाएगी तो आप बता पाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन लिगेंड के रिस्पेक्ट में है, कितने इलेक्ट्रॉन मेटल के रिस्पेक्ट में और कितने इलेक्ट्रॉन डेल्टा बॉन्ड से है। कल कोई भी पूछ सकता है कि इसमें डेल्टा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जवाब क्या होगा, Mn2CO का होल। डाइमराइजेशन में यानी जो डाइमराइजेशन हो रहा है उसमें कौन से बॉन्ड जो है वो इफेक्टिव है, तो जवाब होगा क्या, डेल्टा। अगला है CO का होल। यहां अगर मैं बात करूंगा तो कोबाल्ट ये मेटल है आपका और इसका एटॉमिक नंबर होता है 27। ऑक्सीडेशन नंबर आप समझ ही रहे, कार्बोनिल के साथ है इसलिए 0। तो अगर मैं इसके लिए निकालने जाऊंगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, देखना भैया
तो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि 4 है यहाँ पे। तो इसका मतलब है हमारा EAN कितना आएगा 35। बोलो भाई। अब यहां भी दो तरीके, क्या 35 से 36 जाना है, तो 35 से अगर 36 जाना है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के पास पहुंचना है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा सकता है या डाइमराइज हुआ जा सकता है। बोला है कि डाइमराइजेशन प्रोसेस जो होता है वो ज्यादा बेटर है। तो आपको देखने में लग रहा होगा कि कैसे डाइमराइज होगा, जबकि इसके पास तो केवल 4 ही मोनोनेट्रेट लिगेंड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या होता है डाइमराइज, यानी यहाँ क्या होगा डाइमराइजेशन। तो अगर डाइमराइजेशन होगा तो ये कन्वर्ट होगा CO का होल ट्वाइस COA, और जब ये डाइमराइज हो जाता है तो उस समय जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखा जाता है तो वो कितना निकल कर आता है 30। इतना बनाइए तो बात करते हैं कि कैसे ये बनता है। तो अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो गया है तो इसने रूल को फॉलो कर लिया है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली इससे क्या होगी ज्यादा होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि इससे ज्यादा स्टेबल। हाँ, ये कि इसको पढ़ते समय आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए यार। अगर मतलब यही नहीं आता है तो कैसे आगे समझ पाओगे। चले, डायग्राम बहुत बढ़िया है इसका। कुल मिला के तो 36 लाना है, गणित तो यही है ना, कोई भी खुला भाग कर लो और निकाल लो कितना दिखाओ 36। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है तो दिखता है कि इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, यहाँ पे वो समस्या है नहीं। तो यहाँ अगर मैं बात करता इसकी, तो ये बताइए क्या कोबाल्ट, यानी ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है और इसके रिस्पेक्ट में 4 लोग, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ये होता हमारा CO का होल, यही होता। लेकिन जब ये डाइमराइज हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड 6, तो ये हो, ठीक है। जो बाकी के बचे 2 वो ब्रिज की तरीके काम करते हैं। किसकी तरीके? ब्रिज की तरीके। तो वो कुछ इस तरीके से लगेंगे, यानी यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं हो। क्लियर है? अब क्योंकि ये डाइमराइज हुए तो इस प्रकार से ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहां पर लिगेंड इनके बीच में एक बॉन्ड जरूर काम करेगा, जिसको आप क्या बोलेंगे? डेल्टा। बात समझ में आ गई? एक बात मुझे बताइए, यहां तो हम इनके 2-2 इलेक्ट्रॉन मानते हैं, लेकिन हम यहां भी तो 2 ही मानेंगे, क्योंकि 2 ही कार्बन का तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 2 बॉन्ड बनाए तो 1-1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। तो पर लिगेंड इलेक्ट्रॉन कितने माने जाएंगे? 2 ही। तो अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन बाय मेटल, और मेटल में कितने हमारे पास कोबाल्ट है? 2। तो 2 कोबाल्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 27 गुणे 2 यानी कि 54 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगली कहानी है इलेक्ट्रॉन बाय लिगेंड्स। तो अगर लिगेंड्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो लिगेंड है अपने पास 8,
और हर लिगेंड 2 ही इलेक्ट्रॉन देता है, चाहे वो लगा कैसे भी। तो 8 दूनी 16 है, अभी भी लिगेंड है क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। बात समझ में आ गई? बस वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन बाय डेल्टा बॉन्ड। तो डेल्टा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मामला अभी भी कितना है? 72। तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन बाय या टोटल इलेक्ट्रॉन बाय पर ml, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन पर ml, तो वो 72 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना आएगा? 36। ध्यान रखिएगा और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें डायग्राम अगर इसका पूछ लिया गया तो उसमें आदमी गलती करेगा। यहां ब्रिज सीओबी होते हैं। अब मुझे ये बता दो, ये दोनों लोग टाइमर है, बोलो यार। और ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को रूल को फॉलो कर रहे हैं इसलिए स्टेबल हो रहे हैं। पेपर में अगर सवाल आ गया कि इन दोनों में ब्रिज सीओ किसके पास, तो क्या यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो ब्रिज कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या 0, बोलो। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, वो डायग्राम से पूछने के लिए आ गया तो यही पूछ सकता है कि यहां पर ब्रिज सीओ कितने होंगे, तो जवाब क्या होगा? तो जितना बता रहे उसमें कुछ भी फालतू नहीं है। डिपेंड करेगा कि पेपर में वो कितना आपसे जानना चाहता है। बढ़िया सवाल जो आता है वो कई बार हो जाता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है आपकी, वो थ्योरी से ही निकाल के सवाल आपसे पूछे। टोटल इलेक्ट्रॉन mn से CO का निकाल लेना, तो आप mn का लिखिए। ये क्या होना चाहिए? अच्छा हाँ, ले ये लो लो तुम लोग यही सब तो देख पाते हो। बड़ी खुशी होती होगी ना, देखो कुछ बताया आपने। कभी ये नहीं बता पाते कि अच्छा चलो इतने होंगे, इसमें इतने होंगे, वहां पूछ लो कहानी खत्म।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका मेटल कार्बोनिल वाला पूरा मामला। एक लास्ट सवाल है, मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि FeCO का होल 5 ये क्या है, किसकी तरीके काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके, रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके, या EAN रूल को फॉलो करेगा? अब थोड़ा बुद्धिमान आदमी होगा तो लिखा पढ़ने की जरूरत क्या आप नहीं, मतलब इतना आपने कर लिया है कि आप कर ले। पहले तो EAN निकाल ले तब न जानेंगे कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। या मैं आपसे पूछ लूं, इसी में 4 ऑप्शन है कि इसका क्या हो सकता है, डाइमराइजेशन, मतलब ये 4 ऑप्शन है और आपको इसके रिस्पेक्ट में बताना है कि इनमें से कौन सा वाला सही से बोलो। अब मुझे बता दो कि Fe है तो सबसे पहले तो यहाँ EAN निकाल ले। Fe का एटॉमिक नंबर कितना है? 26। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। पर कार्बोनिल अगर बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी 5 दूनी 10, तो इसका मतलब है EAN कितना आ गया? 36। तो पहली चीज एक स्टेटमेंट तो सही हो गया कि क्या फॉलो किया है? EAN। अब अगर इसने EAN रूल फॉलो कर लिया है तो ये फिर ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके क्यों काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके क्यों काम करेगा, या डाइमराइज ही क्यों? बात समझ में आ रही है? तो कई बार होता है सवाल सीधा सीधा नहीं आता है। आपने जो पढ़ा है वो सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इधर से मिटाना स्टार्ट किया जाए। अभी तो क्लास भी होगी ना, वो इसकी क्लास होगी ना। हटा दें। अब अगला पार्ट है इसका कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनकी IUPAC नेमिंग कैसे लिखते हैं। एक सवाल हर साल, बात समझ में आ रही? बात करेंगे IUPAC नेमिंग। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसका सवाल हर बार इसलिए आता है क्योंकि इसके रूल आदमी भूल जाता है। यह रूल इतने कॉम्प्लेक्स है कि वो जल्दी से आपको समझ में नहीं आए। तो जो बुकलेट में रूल दिए होंगे वो मेरी समझ के भी बाहर है। मतलब लिखा उन्होंने ठीक है, मतलब ऐसा नहीं लिखा कि इसको पढ़ के आप लोग समझ पाए। तो सबसे पहले मैं रूल लिख दे रहा हूं, वो सारे रूल नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको समझेंगे भी और उसको याद भी। लिखना शुरू करिए। पहला रूल है cation is named first
followed by ni। एक गुजारिश है आपसे कि जब भी आप ये लाइन लिखेंगे तो उसके बीच में कुछ जगह छोड़ दें। बात समझ में आ रही है? क्योंकि फिर हम आपको कुछ लिखाएंगे और आपको वही याद रखना है। दूसरा है द नंबर ऑफ काउंटर आयन is not represented if they are same। तीसरा है if D block जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहे हैं, मेटल प्रेजेंट एज अ काउंटर आयन then their oxidation state is represented after their name। In complex ion, name of ligand given first followed by metal। If different ligands presented then they are named alphabetically। पहले लिख लो, जगह छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं। If more than one same ligand present, we use prefix by, try, और आगे लिखा है अगर कॉम्प्लेक्स लिगेंड है तो बिस, ट्राइस, टेट्राकिस, पेंटाकिस।
if coordination is there, has positive or neutral charge, then metal में normally and if coordination is there, is negative charge, then suffix "8" is used. Then suffix 8 is used. After the name of metal, oxidation state is given here, represented in Roman number. In small bracket. 8 रूल है। ये 8 रूल बहुत बवाली एक तरीके से काम है। मैं जानबूझ के इसको इस बार इस तरीके से लिखवा रहा हूं कि ये तो वो थ्योरी है जो अंग्रेजी वाली है, जो आदमी के दिमाग में रहती है कि हाँ ये, और ये भूल सकते। इसको कुछ इस तरीके से बना लिया जाए कि जिसको हम लोग भूल आसानी से ना पाए, और ये 4 नंबर बोर्ड में लिखते हैं। जगह छोड़े हो उसमें थोड़ी थोड़ी जल्दी छापो ग्रुप फटाफट, इसमें तो तेज आदमी हो।
उतार तुरंत लेते हो बोर्ड से, फटाक से उतार। पेपर पेपर कुछ पता नहीं चल रहा है क्या? नहीं लेंगे क्या डायरेक्ट पास करेंगे? अभी सब चुनाव में होंगे मास्टर ना। आठवां रूल आपके सामने देखना है। अब उतारना मत, अब देख लो, फोटो खींच लोगे, काम खत्म हो गया। ये 8 रूल ये बताते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे उसका नाम हम लोग लिखते हैं। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आया, बात समझिए, तो वो कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का, या तो वो न्यूट्रल होगा, या तो वो न्यूट्रल होगा, और या वो आयनिक होगा। आयनिक का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के अंदर। कहा यह गया कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो ये पहला वाला रूल किसके लिए काम आ रहा है? ऐसे कॉम्प्लेक्स जो आयनिक है, यानी जो टूट सकते हैं प्लस और माइनस में। बोले उस समय जब हम नाम लिखेंगे तो नाम लिखते समय क्या करेंगे कि नाम लिखते समय पहले किसका नाम लिखो? कैटायन का, फिर एनायन। मामला समझ में आ रहा है? लेकिन ये पहला रूल किस पर लागू नहीं होगा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पे नहीं है, इसमें कोई कैटायन एनायन है ही नहीं है। तो इसका मतलब है नाम लिखते समय पहले कैटायन का और फिर एनायन का। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई हमसे कह दे कि मान लो बेटा हमने तुमको दिया K4 FeCN का होल 6, चलो इसका नाम लिखो। तो अब हमको ये पता है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो K है वो कैटायन है, और ये जो डब्बा है ये क्या है? एनायन है। -4 चार्ज है इसके ऊपर। तो जब हम नाम लिखेंगे तो नाम में हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? K। तो इसका मतलब कैटायन का नाम पहले और एनायन का नाम। क्लियर है मामला? अगली बात, द नंबर ऑफ काउंटर आयन। ये चीज भी आयन वाले के लिए ही काम करेगी। काउंटर आयन तो उसी में होगा ना, डब्बे को बैलेंस करने के लिए। तो इसका सीधा सा मतलब है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में ये रूल लगने वाला नहीं। तो इसी पे लगेगा, इसी प्रकार के कंपाउंड में। इसने बोला द नंबर ऑफ काउंटर आयन इज नॉट रिप्रेजेंटेड इफ दे आर सेम। क्या ये बताइए, यहाँ काउंटर आयन जो है वो सब कौन है? पोटेशियम, यानी कि K+। अब ये बताओ कि हमारे पास जो काउंटर आयन है वो 4 K+ है, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि टेट्रा पोटेशियम, क्या लिखेंगे? केवल पोटेशियम। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि अगर काउंटर आयन है और वो सारे आयन क्या होने चाहिए? सेम। यार ये बताओ, अगर सब K+ होंगे तो पोटेशियम लिख के काम चल जाएगा, लेकिन अगर K के साथ साथ Na भी लगा है तो फिर उसका नाम भी लिखना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं जब काउंटर आयन सेम होते हैं तो आप केवल और केवल क्या करिए? सिर्फ काउंटर आयन का नाम लिखिए, वो कितनी बार आया ये लिखने की जरूरत नहीं। तो अगर हम इसके लिए लिखते तो क्या लिखते? पोटेशियम। मामला समझ में आ रहा है? रूल नंबर 2। तो 2 रूल पढ़ दिए। क्या क्या? पहला, जब नाम लिखने जाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयन वाला होगा तो पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा और बाद में एनायन, यानी कि वो जो डब्बा है जो भी चीज है, या कल को डब्बे पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डब्बे के में जो डब्बा कैटायनिक है तो पहले उसका नाम लिखेंगे, बाद में उसका काउंटर आयन का लिखेंगे। अगला है कि जो आपके पास मेटल है डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल एज अ काउंटर आयन, मतलब डब्बे में तो डी ब्लॉक होता ही है, अगर डी ब्लॉक जो एलिमेंट है वो किसके तरीके आ गया? काउंटर आयन के तरीके, तो लिखा जा रहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी नाम के बाद लिखना है। इसका मतलब ये ऊपर वाला रूल क्या कहता है कि जब काउंटर आयन आए तो केवल उसका क्या लिख दे? नाम। यहाँ पे पोटेशियम 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, दुनिया में सबको पता है। यहाँ पे ये रूल किसके लिए लग रहा है?
मान लो ये कॉम्प्लेक्स, बात समझ लो। तो अब अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो एक बात तो तय है ना कि यहाँ पे जो आयरन है इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, और इस डब्बे पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो रूल तो ये कहता है कि पहले कैटायन का और बाद में एनायन का, लेकिन कैटायन का जब हम नाम यहाँ लिख रहे हैं, बात समझिएगा, ये मतलब मैंने एक नॉर्मल लिखा है, बाकी होल थ्राइस या होल ट्वाइस हो जाता है। अब अगर मुझे कैटायन का नाम पहले लिखना है तो कैटायन का नाम पहले लिखते समय अगर वो नॉर्मल होता तो केवल नाम लिख के बढ़ जाते। अब यहाँ Fe है तो आयरन तो लिखेंगे, लेकिन आयरन के साथ हमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर क्या ये कह रहा है कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, अगर ये कहीं भी आए, ये कहीं भी आए, चाहे काउंटर आयन और चाहे सेंट्रल मेटल एटम, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा बोलो यार, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको हमेशा लिखना पड़ेगा, चाहे सेंट्रल मेटल एटम हो और चाहे ये काउंटर। अगला जब कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, जब किस में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, तो जब हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, मान लीजिए K4FeCl का होल 6 है, तो इसमें ये वाला पोर्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। बोले जब कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो पहले नाम किसका लिखोगे, लिगेंड, पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का, बाद में किसका नाम लिखोगे, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट मेटल। क्लियर है बात? तो इसीलिए बोला गया क्या, इन कॉम्प्लेक्स साइन नेम ऑफ लिगेंड गिवन फर्स्ट फॉलोड बाय मेटल, पहले लिगेंड का नाम और उसके बाद मेटल। फिर अगला सवाल बनेगा कि अगर लिगेंड एक से ज्यादा है, यानी डिफरेंट लिगेंड है, तो जब डिफरेंट होते हैं तो कौन सा रूल काम करता है, अल्फाबेटिकली, यानी बोला गया कि उन लिगेंड को आप कैसे रखेंगे, अल्फाबेटिकली रूल में। क्लियर है? अच्छा एक बात और, जब आप अल्फाबेटिकली रूल अप्लाई कर रहे होंगे तो लिगेंड की संख्या से मत डिसाइड कर, मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें 4 अमोनिया लगे, कितने, 4, कितने अमोनिया, 4 अमोनिया लगे, ठीक, और एक Cl लगा है, एक या Cl माइनस है, तो Cl माइनस के लिए क्लोरो लिखेंगे, अमोनिया के लिए एमाइन लिखेंगे, लिगेंड के नाम लिखवाए हैं। अब क्योंकि 4 अमोनिया है तो टेट्रा एमाइन लिखना पड़ेगा, तो टेट्रा एमाइन और क्लोरो में कंपैरिजन किसका होगा, एमाइन के A और क्लोरो के C का, टेट्रा का कोई मतलब यहां पर नहीं, यानी जब हम अल्फाबेटिकली रूल को यूज करेंगे तो उस टाइम पर लिगेंड की संख्या से हम अल्फाबेट को डिसाइड नहीं। मामला समझ में आ रहा है या नहीं? अगला इन्होंने बोला जब एक से ज्यादा सेम लिगेंड लगे, जैसे अमोनिया 4 बार लगा था तो हमने उसके लिए क्या यूज कर लिया, टेट्रा, 2 बार लगाया तो डाई, 3 बार लगाया तो ट्राई, या क्लोरो लगे 1 2 3 4 5 बार तो ऐसे ही लिख लेंगे। लेकिन इन्होंने बोला क्या कि बिस, ट्राइस और टेट्राकिस और पेंटाकिस किनके लिए कहते हैं, बोले ये उनके लिए यूज किया जाता है जिन लिगेंड के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा घुसा हो, मतलब जिनके नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा है उनके नाम को अगर वो 2 बार आए तो डाई नहीं लिखे, जैसे ईन आया, क्या है ईन, और कहीं लिखा है ईन का होल ट्वाइस, तो ईन का नाम बताओ, एथिलीन डाई एमाइन, क्या है, और 2 बार लगाए तो क्या लिखना चाहिए, डाई एथिलीन डाई एमाइन, तो इसके नाम में ही डाई है या नहीं है, तो इसका मतलब इसके लिए किसका प्रयोग नहीं होगा, डाई या बाई का प्रयोग नहीं होगा, यानी इसके लिए हम बोलेंगे बिस का मतलब कितनी बार आया, 2 बार, ट्राइस का मतलब 3 बार। बात समझ में आ रही है ना, तो टेट्रा ट्राई हो जाएगा। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो नाम लिखते समय क्या लिखेंगे, बिस एथिलीन डाई
Mi। मामला समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो बेटा। मतलब मैं तुम्हें हर वो चीज बता दूंगा जो नाम के समय जरूरत पड़ती है और आदमी कहता है इसमें इससे नहीं होता है, इसमें इससे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ होता है सब ऐसे ही होता है, यही आटम खत्म हो जाएगा। यानी जिनके नाम, जैसे किसी ने बोला Cl, बोले हाँ ठीक है क्लोरो है, कितने लगे 5 पेंटाक्लोरो। अमोनिया कितने लगे 3 ट्राइअमाइन। NO2 माइनस है, नाइट्राइटो की तरीके यूज करेंगे, बोले कितने लगे, बोले 5 लगे, बोले पेंटानाइट्राइटो। क्योंकि इनके नाम में कहीं पर भी बाई ट्राई टेट्रा का कोई मतलब नहीं। लेकिन किसी ने कहा कि भैया एक काम वो कर लो कि मान लो उसने बोला ट्राइइन, क्या है तो बोले कि भाई सुनो इसका तो पहले शुरुआत है ट्राई से, तो अगर ये 2 बार लगा है तो इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बेसिस। क्लियर बात। दूसरी बात ऐसे बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या हेक्साडेंटेट लिगेंड, बात समझिएगा, जैसे EDTA एथिलीन डाइएमाइन टेट्राएसिटेट, क्या यहाँ डाई ट्राई आ गया है तो बेसिस का प्रयोग इसी के लिए किया जाएगा। बोलो यार। अगर मैं तुमसे बोलूं ग्लाइसिनेटो आ गया, क्या तो ग्लाइसिनेटो में क्या होता है, जैसे DMG, DMG के लिए क्या यूज करो, 2 DMG लगे बेस, क्यों डाई मेथिल ग्लाइसिनेटो, तो डाई मेथिल ग्लाइसिनेटो लिखने का कोई मतलब आगे। अब अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है डब्बा जो है, उस डब्बे में पॉजिटिव चार्ज, उस डब्बे में क्या है या उस डब्बे में कोई चार्ज नहीं, तो उस समय जो मेटल है तुम्हारे पास, जो मेटल है उसका जो नाम होगा वो एज इट इज रहेगा। जैसे अगर Fe है तो क्या लिखोगे, आयरन। अरे बोलो ना, अगर Fe है तो क्या लिखोगे, Ag है तो क्या लिखोगे, अरे बोलो यार, कॉपर नेम क्या, Cu अगर है तो क्या लिखोगे, कॉपर, यही तो लिखते आ रहे हो। तो बोले अगर आपके डब्बे के ऊपर चार्ज प्लस या 0 है, यानी कैटायन है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम है, जो सेंट्रल मेटल है उसके नाम में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। फिर बोले अगर दो तुम्हारे डब्बे के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और अगर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे मान लो FeLX की तरह, L कोई लिगेंड, तो यहाँ बोले Fe का जब हम नाम लिखेंगे तो Fe का नाम नॉर्मल तो आयरन होता था, लेकिन यहाँ पर उसके नाम में 8 लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, 8। तो हम जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फेरेट। तो ये नाम याद होना चाहिए, Fe के लिए फेरेट, Ag के लिए सिल्वर नहीं, जैसे सिल्वरेट नहीं, अर्जेंटेट, Au के लिए ऑरेट, मरकरी के लिए मर्क्यूरेट और कैल्शियम के लिए कैल्केट। बात समझ में आ रही है। अगली लाइन को क्या बोल रहा है, और वो लाइन यहां खत्म है। डी ब्लॉक एलिमेंट जहां आएंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको लिखना है। तो उसने कहा भाई साहब कि जब आप मेटल का नाम लिख ले तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आप वहां पर यूज कर दीजिएगा, रोमन भाषा में लिखिएगा। रोमन भाषा का मतलब क्या है, 1 अगर है तो फर्स्ट बना देना, 2 अगर है तो सेकंड बना देना, 3 अगर है तो थर्ड बना देना, और जब लिखना तो कैसे लिखना, मामला समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास 8 रूल, इन 8 रूल से क्या सीखे ये बताइए। पहला, मेरे हिसाब से इसको कंप्रेस करते हैं। पहला कि अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग हमें करनी है तो हमारे दिमाग में क्या रहना चाहिए, पेपर तक हमारे दिमाग में क्या जाएगा। मेरे हिसाब से पहला पॉइंट है, कैटायन का नाम पहले लिखते हैं, एनायन का नाम बाद में। बोलो भैया, लेकिन हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, कैटायनिक और एनायनिक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा पॉइंट बताइए, उधर मत देखिए, अपने दिमाग से सोचिए। कैटायन का नाम पहले लिख दिया, एनायन का नाम बाद में। दूसरा पॉइंट क्या ये होगा, अब आर्बिट्री बात करते हैं, काउंटर आयन की संख्या लिखने की कोई जरूरत नहीं, जब तक कि काउंटर आयन डिफरेंट ना हो, यानी कि एक से ज्यादा अलग अलग ना हो। काउंटर आयन का ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं है, जब तक कि काउंटर आयन डी ब्लॉक वाला है। यस सर। अरे बोलो भैया, ये समराइज है कि काम करती है, ये रूल काम नहीं करते। क्या काउंटर आयन का
नाम तो लिखो, लेकिन कितनी बार है लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि वो डी ब्लॉक भी होगा तो भी कितनी बार है लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद काउंटर आयन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन काउंटर आयन का ऑक्सीडेशन नंबर तब लिखना पड़ेगा जब वो कैसा होगा, डी ब्लॉक। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद अगली कहानी क्या है कि जब भी हमारे पास ये वाला रूल खत्म हो गया, ये रूल उड़ गया यहाँ से। इसके बाद अगली कहानी हमारे पास क्या आई कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने जाते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स में जब अंदर जाएंगे कॉम्प्लेक्स के, तो कॉम्प्लेक्स का जब नाम लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स चाहे कैटायनिक हो चाहे एनायनिक, अंदर तो मेटल और लिगेंड लिखेंगे, पहले नाम लिगेंड का बाद में नाम मेटल का। पहले नाम लिगेंड का बाद में मेटल का। अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तब भी यही कहानी, पहले नाम लिगेंड का बाद में। जब लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड अलग अलग होंगे तो क्या अल्फाबेटिकली चेक करेंगे, अल्फाबेटिकली चेक करते समय लिगेंड की संख्या का बाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर नहीं, यही तो मामला है। इसके बाद ये बोला गया कि अगर लिगेंड हमारे पास एक से ज्यादा है तो क्या हम उसको बाई ट्राई टेट्रा लिख सकते हैं, लेकिन जिन लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा है उनकी संख्या लिखने के लिए बिस ट्राई टेट्रा किसका प्रयोग किया जाता है, बोलो भैया। इसके बाद जब हमारा कॉम्प्लेक्स अगर पॉजिटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है तो जो मेटल है जिसका नाम हमें आखिरी में लिखना है उसके नाम में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सिल्वर अगर है तो Ag है तो सिल्वर लिखेंगे, Fe है तो आयरन लिखेंगे, लेकिन हाँ ऑक्सीडेशन नंबर साथ में लिखते हैं। क्लियर बात। अगली कहानी, अगर लेकिन कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज निगेटिव है तो उसका जो मेटल है क्या उसमें हमें 8 लगाना पड़ जाएगा। किसी ने पूछा कैसे, बोले अगर आयरन आया तो फेरेट लिखना, अगर Ag आया तो आर्जेंटेट लिखना, बोलो भैया। अगर Ca आया तो कैलकेट लिखना, अगर प्लेटिनम आया तो प्लेटिनेट लिखना। ये तो ऐसा है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है तो प्लेटिनम ही लिखा जाए, Pd है तो प्लेटिनम ही लिखा जाए, Ag है तो सिल्वर ही लिखा जाए। बात समझ में आ रही है या नहीं? अब अगर तुम इसको बार बार रट्टा मार के पढ़ोगे तो घोंटते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं। आते। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रूल तो सबको पता है, बट आपको वहां पर यह पता होना चाहिए कि लिगेंड का नाम कैसे है। जैसे पहला जो तुम्हारा सबसे फेवरेट और होना भी चाहिए, K4FeCl का होता, सुनते जाना। पहली चीज कॉम्प्लेक्स है, अरे बोल बुद्धि क्या लगाना, ये कैटायन तो कितने हैं, 4, तो इस पे क्लियर बात। दूसरा, क्या ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो साला जब इसका नाम लिखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। निकालने का तरीका सबको पता है, +2, बोलो यार। अब जब नाम लिखेंगे तो आते हैं, रूल भूल जाए। दिख रहा है कैटायन और एनायन, तो पहले नाम किसका, कैटायन कौन, पोटेशियम। 4 बार है तो क्या 4 बार लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब स्टार्टिंग है पोटेशियम। हो गया, डब्बे के अंदर जा, डब्बे के मेटल है और लिगेंड। नाम लिगेंड का पहले लिखें या मेटल, जो आपका कंफ्यूजन है वही आपका रूल है। नहीं समझे, जो कंफ्यूजन है वही रूल है, किसी भी, चाहे वो नॉर्मल आईयूपीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो चाहे यार की। तो ये बताओ लिगेंड का नाम लिखेंगे तो लिगेंड कौन है, Cn-। Cn- का नाम क्या होता है, साइनो, अरे बोलो ना यार, या साइनाइडो लिखते, बोलो। मेरा मन है साइनो लिखने। लिगेंड जितनी बार है वो संख्या लिखी जाती है, तो कितनी बार है, 6 बार, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा साइन, लिख लिया। इसके बाद मेटल का नाम लिखना है तो Fe आयरन, लेकिन डब्बे के ऊपर चार्ज अगर पॉजिटिव होता तो आयरन,
डब्बे के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, यानी कि इस आयरन का नाम क्या फेरेट लिखा जाएगा, और फेरेट अगर लिखेंगे तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखेंगे। एक बार चेक कर लो, उसको इससे मिलाओगे, यहां ढूंढने आओगे, मतलब जो मेरा वो कहता है कि अगर आपको नाम लिखना है तो रूल आप पढ़ लीजिए, फिर आपको अपना रूल खुद से बनाना। ये हर आदमी का खुद का तरीका है। वो नाम लिखना, वो हर साल क्यों आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है, उसे पता है ना कि आदमी कंफ्यूज हो जाएगा यार क्या, वो इसमें चला जाता है। आयुर्वेदिक वाला तो है जिसमें गिनती विनती भी आती है, थोड़ा बहुत दान दान करके लिख दोगे। यहाँ तो अच्छा लिगेंड का नाम ही नहीं याद आएगा आदमी को, भी लिखना क्या है, तो वो आपको ध्यान रखना। इसी में मान लीजिए अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखना NiNH3 का होल 6 Cl, जो तरीका बताया उतना कर लो कि काम बन जाएगा। एक बात बताओ, Cl है तो इसका मतलब तो -1 होगा, तो अगर ये 2 Cl है तो इस पे चार्ज +2 ही होगा, और अमोनिया अगर 0 होता है तो जितना चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अरे बोलो भैया, अब नाम लिखना है तो कैटायन का नाम पहले और एनायन का नाम। अब कैटायन का जब नाम लिखने गए तो मजबूरी में हमको कॉम्प्लेक्स पकड़ में आ गया, तो कॉम्प्लेक्स अगर पकड़ में आया तो पहले नाम लीगेंड का और बाद में मेटल का, तो लीगेंड का नाम पहले तो कितनी बार है, 6 बार। अमोनिया न्यूट्रल लीगेंड है, नाम क्या एमाइन के तरीके लिखा जाता है, तो स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे हेक्सा एमाइन। अरे बोलो प्रभु। अब इसके बाद मेटल का नाम निकेल, तो निकेल तो है लेकिन चेक कर ले डब्बे के ऊपर चार्ज कहीं माइनस तो नहीं है, तो चार्ज क्या है प्लस, यानी कि जो नाम है निकेल की तरीके ही लिखा जाएगा बस। हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट कहीं भी आए, चाहे अंदर चाहे बाहर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जरूर लिखना है। तो +2 है यानी कि निकेल 2 हो गया। डब्बे को पार करके बाहर आए, क्या ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन की संख्या से कोई लेना देना नहीं, तो है तो Cl माइनस, तो Cl माइनस है तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड। क्लोरो नहीं क्योंकि लीगेंड नहीं समझे। Cl माइनस को क्या बोलते हैं, क्लोरो। SO4 - 2 को क्या बोलते हैं, सल्फर। तो नाम जो होगा वो क्या होगा, मामला समझ में आ रहा है, ठीक। बढ़िया होता है, चलो बताओ। LiAlH, अब कलाकारी क्या करेगा, इसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से एक रिड्यूसिंग एजेंट, सुनते जाइए, रिड्यूसिंग एजेंट है और ये अपने अंदर से H- निकालता है। क्या निकालता है, मैंने आपको बोला था कि अगर किसी को ऑक्सीडाइज करना है या रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करना है तो उसको हाइड्रोजन देना पड़ेगा, और ये पढ़ाया था हाइड्रोजन देने का मतलब H-। तो ये बेसिकली NiAlH4 है, और ये देखने में कुछ ऐसा होना चाहिए कि तो मेटल हो गया। अब हमें इसका, तो इसके अंदर जितने H है वो सब H- है, वो क्या है, और H- जो है वो लीगेंड हम लोगों ने पढ़ा है और उसका नाम हाइड्राइडो पढ़ा। क्या पढ़ा, चलो। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, अरे बोलो ना यार। अब एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर X अगर है तो 4H है यानी -1, और चार्ज इसके ऊपर बाहर कितना है, -1, तो X बराबर कितना आएगा, +3, यानी एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, बिना उसके काम बनने वाला। अब कैटायन का नाम पहले तो क्या लिखा जाएगा, लिथियम, अरे बोलो ना यार। उसके बाद अंदर आए तो क्या लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड कितनी बार है, 4 बार, और H- के तरीके ही होगा, तो नाम क्या लिखेंगे, हाइड्राइडो। तो क्या लिखा जाएगा, लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो
काम खत्म हुआ। एल्यूमिनियम का नाम लिखना है, लेकिन एल्यूमिनियम लिखने से पहले ये तो देख लें कि चार्ज क्या है, माइनस। तो क्या इसका नाम एल्यूमिनेट की तरीके लिखेंगे? यहाँ नहीं लिखा है। अरे एल्यूमिनियम है, 8 लगाओगे तो नाम क्या होगा? एल्यूमिनेट। तो इसके आगे लिखा जाएगा क्या? एल्यूमिनेट। और कितनी बार दिया? सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस। तो एल्यूमिनेट। बात समझ में आ रही है? तो आज हम जाएंगे और सुनिए, जो आपके पास एग्जांपल उसमें दिए हो बुकलेट में, जो एग्जांपल है आईयूपीएससी के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाले, पेज नंबर 8 पहुंचे बुकलेट में। ये 12 एग्जांपल है, ये 12 एग्जांपल आपको करके आना है। बात समझ में आ रही है? और रूल्स को एक बार ध्यान रखना, मैंने आपको ज्यादा बता दिए, फोटो खींच लीजिए आराम से इसको, ठीक है।